आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी जब इफ की जगह पर हमें अनलेस लगाना होता है तो हमें कौन सी चीजें, कौन से नियम याद रखना है, कैसे उसको रिप्लेस करना है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं इफ से। इफ ही डज नॉट स्टडी, यदि वो नहीं पढ़ेगा। इफ ही डज नॉट स्टडी, बोलिए इफ ही, तो ही विल फेल, तो ही विल फेल। यदि वो नहीं पढ़ेगा तो वह फेल हो जाएगा। ये सेंटेंस ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। अब हमें इफ के स्थान पर काय का प्रयोग करना है, अनलेस का। तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने से पहले आप जान लीजिए कि अनलेस क्या है। अनलेस एक कंजंक्शन है जो कि एक नेगेटिव कंजंक्शन होती है। कैसी कंजंक्शन होती है? नेगेटिव। मतलब जब ये जुड़ता है तो वाक्य में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी आ जाती है। तो अब हमें जब भी अनलेस को लगाना है तो एक बात ध्यान रखना है कि वाक्य में कोई भी दूसरी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। यानी जब हम इफ की जगह अनलेस लगाएंगे तो हम अनलेस वाले वाक्य में निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि उसमें कोई दूसरी नकारात्मकता ना हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जहां इफ दिखा है, जहां इफ लिखा है उसको आप काय में बदल दीजिए, अनलेस में। ये कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये हमने ही लिख दिया, क्लियर है। अब हमें मिलेगा नकारात्मक शब्द, क्लियर है। अगर नकारात्मक शब्द मिलेगा तो हम उसे हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि अनलेस भी क्या है, नकारात्मक शब्द है। एक पिंजरे में दो शेर नहीं रहते, तो इसको अपन भगाएंगे, क्लियर है। तो नकारात्मक शब्द में से केवल नॉट नहीं जाता है, उसके साथ डस भी जाता है। तो आपको परीक्षाओं में 3 नकारात्मक शब्द अधिकतर मिलेंगे, डिड नॉट, डज नॉट और डू नॉट। ध्यान से सुनना, कौन कौन से? डिड नॉट, क्लियर है। इन 3 नकारात्मक शब्दों में 2 नकारात्मक शब्दों के निकलने का असर मुख्य क्रिया पर पड़ता है। उसमें पहला है डिड नॉट। जब भी आप डिड नॉट को हटाएंगे तो जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में वापस आ जाएगी। जब डज नॉट को हटाएंगे तो वाक्य में जो वर्ब है उसमें एस या ईएस वापस आ जाएगा। यानी डज नॉट गया, एस ईएस वापस आ जाएगा। डिड नॉट गया तो सेकेंड फॉर्म वापस आ जाएगा, लेकिन डू नॉट के आने और जाने का असर मुख्य क्रिया पे नहीं पड़ता, क्लियर है। यानी जब जब डज नॉट हटाओ, जब जब डिड नॉट हटाओ तो आपको बहुत अवेयर रहना है, बहुत सतर्क रहना है कि अब कुछ होने वाला है। तो अपन यहां से क्या हटा दें? डज नॉट। ये डज नॉट हमने अलग कर दिया, और जब ये डज नॉट हटा तो हमारी मुलाकात हुई स्टडी से, तो हमने इसको स्टडीज कर दिया। क्योंकि जब हमें बाय पर खत्म होने वाली वर्ब में एस ई एस जोड़ना होता है तो बाय आई में बदल जाता है और ई एस जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा प्ले में नहीं होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्राई वर्ब है तो क्राई का ई एस जुड़ेगा तो क्या होगा, वाई आई में बदल जाएगा और हो जाएगा क्राइज। जैसे स्टडी है तो ये हो जाएगा स्टडीज। लेकिन प्ले है तो प्ले में ऐसा मत करना कि बाय को आई बदल दो, ईएस लगा दो। ये सब जगह नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो अनलेस ही स्टडीज, अब क्या मिला, कॉमा, ये कॉमा लगा दिया। अब अगला वाक्य जब हम लिखेंगे तो हम उसे पढ़ लेंगे कि उससे सार्थक अर्थ बन रहा है कि नहीं, है ना। ऐसा सिखाया जाता है अक्सर कि भाई जब भी अनलेस लगाओ तो अगला वाक्य नेगेटिव बना दो। ऐसा नहीं सीखना है। अनलेस के बाद वाला वाक्य हम पढ़कर तय करेंगे कि उसमें नॉट लगना है कि नहीं। अनलेस ही स्टडीज का मतलब यदि वो नहीं पढ़ेगा तो ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यदि वो पढ़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ नॉट नहीं लगाना है ना। नहीं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो अनलेस वाला वाक्य होता है उसके बाद वाला वाक्य हमेशा नकारात्मक होता है नकारात्मक, सही है, लेकिन कभी कभी शब्द भी नकारात्मक होते हैं तो फिर हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए पढ़ करके तय करना है, क्लियर है। ये लग गया हमारा इफ की जगह अनलेस। सबसे दोबारा सुन लीजिए, इफ की जगह क्या लगा देंगे, अनलेस, और आगे जाकर उसका सब्जेक्ट रख देंगे। फिर जो नेगेटिव वर्ड मिलेगा डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट, अधिकतर परीक्षाओं में मोस्टली इन एग्जामिनेशन
डज नॉट और डिड नॉट दिए जाते हैं, क्योंकि इनको हटाने पर काय पर प्रभाव पड़ता है? मुख्य क्रिया पर। काय पर? और मुख्य क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? डिड नॉट का प्रभाव ये पड़ता है कि डिड नॉट हटता है तो यहाँ जो क्रिया है वो सेकेंड फॉर्म में आ जाती है, और डज नॉट हटता है तो एस ई एस वापस आ जाता है, और डू नॉट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने ये कर दिया और कॉमा लगाकर सेकेंड सेंटेंस लिख दिया। सभी को समझ में आया? अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है? चलिए दूसरे एग्जांपल में अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। इफ मनीष डिड नॉट कम, यदि मनीष नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो। इज इट क्लियर? इफ मनीष डिड नॉट कम, यदि मनीष नहीं आया तो आई वुड नॉट गो। अब फिर अनलेस लगाना है। चलिए बोलिए क्या लगा दें? फिर क्या लिखें? वेरी गुड। अब क्या मिला हमें? और डिड नॉट के जाने का असर कहाँ पे पड़ता है? क्या असर पड़ता है? यस, ये जाएगा तो इसको सेकेंड फॉर्म बना देगा, तो कम का क्या हो जाएगा? केम। अनलेस मनीष केम, कॉमा लगाया और फिर लिखा है यदि मनीष नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो। और बड़ी आसानी से हमने लगा दिया क्या? इफ की जगह अनलेस। समझ में आया? क्लियर है? अब एक वाक्य अपन पढ़ते हैं अनलेस की जगह इफ, है ना? अब अपन इसको उल्टा देखते हैं। इफ की जगह अनलेस देख लिया, अब क्या लगाएंगे? अनलेस की जगह इफ। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। अनलेस मानसी इनवाइट्स मी, अनलेस मानसी इनवाइट्स मी, यानी यदि मानसी मुझे निमंत्रण नहीं देगी या निमंत्रित नहीं करेगी, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी को अटेंड नहीं करूंगा। क्लियर है? क्या है सेंटेंस? इनवाइट्स मी, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब हमें क्या लगाना है? इफ। तो सबसे पहले अनलेस के पास पहुंचो और अनलेस को काय में बदल दो? इफ में। और फिर उसके बाद क्या मिला? मनीष, मानसी, तो ये हमने मानसी लिख दिया। अब बताइए अनलेस क्या था? एक नकारात्मक शब्द था, तो इसके अंदर एक नकारात्मक शब्द घुसा है और वो तीन है, डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट। तो अब हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा घुसा है? मेन वर्ब से पूछेंगे। यदि मेन वर्ब में एस है तो इसके अंदर डज नॉट घुसा है, यदि सेकंड है ये तो डिड नॉट घुसा है, और यदि कुछ नहीं है, ना तो एस है और ना सेकंड है, तो डू नॉट घुसा है। तो अब जल्दी से बताओ क्या घुसा है? वेरी गुड। तो ये क्या लगा दिया? डज नॉट। और डज नॉट के बाद वर्ब क्या है? इनवाइट। अब हम दोबारा इसका एस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो काय में चला गया, डज नॉट में। ये परीक्षा में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और मी लगाया, और मी के बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो हमने ज्यों का त्यों लगा दिया। क्लियर है? और हमारा प्रयोग हो गया। हमने यहाँ पर अनलेस की जगह क्या लगा दिया? इफ लगा दिया। तो ये जो सेंटेंस है 1, 2 और 3, इनसे आप आसानी से इफ की जगह अनलेस और अनलेस की जगह इफ लगा सकते हैं। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में डज नॉट दिया जाता है। क्लियर है? क्या दिया जाता है ना? और डिड नॉट। इसलिए इनको संभाल कर लगा कर आना है। यदि आप परीक्षा में थोड़ी सी भी गलती करके आएंगे तो ग्रामर के मार्क्स मैथ्स जैसे होते हैं कि आपने पूरी विधि सही की, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आपका परिणाम है, उत्तर जो है वो गलत आया, तो उत्तर नहीं देखा जाए, वो विधि नहीं देखी जाएगी। उत्तर अगर गलत है तो पूरा सवाल ही गलत है। ऐसे ग्रामर के नंबर होते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है। आप लोगों के पास कोई सेंटेंस है जिसको इफ और इफ की जगह अनलेस लगाएं हम और अनलेस की जगह इफ?
कोई है से आप उपस्थित हैं? और अभी हमने सीखा था अनलेस की जगह इफ की जगह अनलेस। यहाँ एक सेंटेंस है अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। तो इसको अब यहाँ पर श्रेया इफ लगाकर बताएंगे। चलिए बताइए। हेलो स्टूडेंट, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सेंटेंस क्या मिला हुआ है। सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड करेंगे। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। एंड हम इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे और रीड करने के बाद देखेंगे कि हमें इसको चेंज किस में करना है, इफ में करना है कि अनलेस में। तो हमें सेंटेंस में अनलेस दिया हुआ है, तो इसके लिए चेंज करना है हमें इफ में। तो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अनलेस के स्थान पर इफ लगा देंगे, इफ। और फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे। फर्स्ट पहले सेंटेंस में हमें दिया हुआ है इट रेन्स, और सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे हमें दिया हुआ है इट रेन्स और वर्ब में लगा हुआ है एस, तो हम इधर पर डज नॉट प्रयोग करेंगे। और फिर रैन का रैन ही लिख देंगे, बट इसमें एस नहीं लगाएंगे। और फिर कॉमा लगा के फिर सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे हमें दिया हुआ है वी शैल गो टू स्कूल, तो हम इसका ज्यों का त्यों लिख देंगे, वी शैल गो टू स्कूल। फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। यदि बारिश नहीं होगी तो हम स्कूल जाएंगे। ताली बजाओ भाई। चलो बैठो श्रेया।